कहानी मेघ एक श्राप एपिसोड 22। वो माँ दरअसल बात यह है कि जब हम लोग गोंदिया कैमरे की बैटरी लाने गए तो वहाँ पर एक भिखारी ने कैमरा चोरी कर लिया। क्या कैमरा चोरी हो गया? रुद्र की माँ ने हैरानी से कहा। हे भगवान, आयशा ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा। पर कैमरा कैसे चोरी हुआ बेटा? रुद्र की माँ ने कहा। रुद्र, तुम्हें पता है ना वो कैमरा हमारे लिए कितना ज़रूरी था, और जब तक अब वो कैमरा नहीं मिलेगा तो हमें गौरी की फ़ोटो कैसे देखने को मिलेगी और पता कैसे चलेगा कि गौरी कहाँ पर है। हाँ चाची, आप लोग पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। हम लोगों ने कैमरा चोरी होने की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवा दी थी, और जब हम लोग वापस आ रहे थे तो जिस भिखारी ने हमारा कैमरा चोरी किया था वो मेघ दरवाजे के बाहर दिखा मुझे। क्या कहा? मेघ दरवाजे के पास? आयशा और रुद्र की माँ ने दोनों ने हैरानी से कहा। हाँ, मेघ दरवाजे के पास। वहाँ पर वो भिखारी तो नहीं मिला, लेकिन हमारा कैमरा दरवाजे के ऊपर लटका हुआ मिल गया। पर उस भिखारी ने उस मेघ गांव के दरवाजे के ऊपर क्यों लटकाया कैमरा? रुद्र की माँ ने कहा। यह तो हम लोगों को नहीं पता कि उस भिखारी ने मेघ दरवाजे के पास ही क्यों कैमरा लटकाया, अर्जुन ने कहा। नहीं चाची, उस भिखारी ने कैमरा चालू ही रख दिया था और कैमरे की बैटरी खत्म हो गई थी, तो अब समीर कमरे में कैमरा ही चार्ज करने गया है। अच्छा ठीक है, क्या रुद्र तूने अजय को बता दिया कि कैमरा हमें मिल गया है वापस? रुद्र की माँ ने कहा। नहीं माँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं उसे कल कॉल कर कर बता दूंगा। ठीक है, रुद्र की माँ ने कहा। ये समीर आया क्यों नहीं? अभी तक तो कैमरा चार्ज हो गया होगा ना, तन्वी ने कहा। हाँ यार, अभी तक तो आ जाना चाहिए था, पीयूष ने कहा। हमें ना ऊपर चलकर देखना चाहिए, अनन्या ने कहा। मुझे भी लगता है। फिर सब लोग ऊपर जाने लगते हैं। सब लोग जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं तो कैमरा तो कमरे में चार्ज लगा हुआ था, पर समीर कहीं पर नहीं दिखाई दे रहा था। सब लोग हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि समीर कहाँ चला गया। ये समीर कहाँ चला गया कैमरा चार्ज लगाकर? तन्वी ने कहा। पता नहीं यार, अर्जुन ने कहा। समीर, अरे समीर, कहाँ पर है तू? पीयूष ने आवाज़ लगाते हुए कहा। समीर समीर, अर्जुन आवाज़ लगाता है। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है और समीर वहाँ से निकल कर आता है। समीर का चेहरा पानी से भिगा हुआ था और चेहरे के साथ उसके बाल भी गीले हुए थे। समीर ने अपने गले में सफ़ेद रंग का टॉवेल लपेटा हुआ था और वो उसी से अपना गीला चेहरा पोंछ रहा था। जब समीर सभी घर वालों को कमरे में एक साथ देखता है तो वो हैरान हो जाता है। क्या हुआ, आप सभी लोग एक साथ यहाँ पर? और पीयूष, तुम मेरा नाम लेकर क्यों चिल्ला रहा था? तुम कहाँ पर था? पीयूष ने कहा। वॉशरूम में लोग क्या करने जाते हैं बेवकूफ़, समीर ने कहा। समीर की बात सुनकर अनन्या हंसने लगती है। अरे मेरा मतलब, तेरे को कैमरा चार्ज करने को बोला था और पहले तुम अपना पेट चार्ज करने चला गया। पीयूष ने कहा। यार मेरा पेट में गड़बड़ होने लगी तो मैं कैमरा चार्ज लगाकर फ्रेश होने चला गया। यार तुम्हें पता है ना अभी हमारे लिए गौरी की फ़ोटो कितनी ज़रूरी है, और तुम वॉशरूम चला गया। अरे यार ये तो नॉर्मल बात है ना, आएगी तो जाऊंगा ही ना। यार गाइज, ये सब बाद में ही डिस्कस हो सकता है ना कि क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं। अभी हम जिस काम के लिए आए हैं पहले वो कर लेते हैं। अब हम पहले गौरी की फ़ोटो देख लें, तन्वी ने कहा। हाँ यार, तन्वी सही कह रही है। इतना कहकर समीर अपने गिले हाथ टॉवल से पोंछता है और कैमरा ऑन करने लगता है। जब समीर कैमरा ऑन करता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। क्या हुआ, तुम कुछ बोलेगा? रुद्र ने कहा। बताना कैसी दिखती थी गौरी, अर्जुन ने कहा। क्या गौरी इतनी खूबसूरत है कि तुम बोल भी नहीं पा रहा? पीयूष ने कहा। समीर अपना मुंह छोटा सा करके कहता है। यार इसमें तो एक भी फोटो नहीं है। क्या? सभी लोगों ने हैरानी से कहा। पता नहीं यार, सभी फोटो किसी ने डिलीट कर दिए। यार ऐसे कैसे हो सकता है? रुद्र ने कहा। पर हो सकता है कि यह सब उस भिखारी ने किया हो। पर वो भिखारी ये सब क्यों करेगा? रुद्र ने कहा। पता नहीं, अब यह सब तो भिखारी ही बता सकता है। आई होप कि वो जल्दी पकड़ा जाए, अर्जुन ने कहा। अब ये एक ही उम्मीद थी गौरी के फोटो मिलने की, और वो भी हमारे हाथ से चली गई। पता नहीं भगवान भी हमें क्या क्या दिन दिखा रहा है। रुद्र की माँ ने कहा। आप उदास मत होइए दीदी, कोई ना कोई तो रास्ता निकल ही जाएगा, आयशा ने कहा। रात धरती से लिपटकर सो रही थी और चांद अपना प्रकाश धरती पर बिखेर रहा था। सुनसान रात में झिंगोरों की चीं चीं करने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो भिखारी जिसने कैमरा चोरी किया था वो धीरे धीरे अपने कदम रुद्र की हवेली की तरफ बढ़ा रहा था। वो अपने आसपास देख रहा था कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। वो डर डर के अपने कदम रुद्र की हवेली की तरफ बढ़ा रहा था। वो काली शॉल जिसे वो हमेशा ओढ़ कर रखता था उसी से उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। वो भिखारी हवेली के दरवाजे के पास पहुंच जाता है और वो जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने लगता है कि वो देखता है कि हवेली के दरवाजे के पास एक बड़ी सी कील ठुकी हुई थी।
वो कील आयशा ने ठोकी हुई थी क्योंकि बुरा छाया घर के अंदर ना आ सके। वो भिखारी उस कील को जैसे ही देखता है वो अपने कदम पीछे हटा लेता है और दाएं बाएं देखने लगता है और सोचता है कहीं उसे किसी ने देखा तो नहीं। और थोड़ी देर बाद वो ज़मीन पर बड़ा सा कोई पत्थर ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे एक बड़ा सा पत्थर मिल जाता है जिसे वो आसानी से उठा सकता था। वो भिखारी उस पत्थर से दरवाजे पर लगी बड़ी सी कील को निकालने लगता है। पत्थर से कील को ठोकने की आवाज़ें आ रही थी और उधर के घर में सभी लोग सो चुके थे, जिस कारण पत्थर कील पर ठोकने की आवाज़ किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। पत्थर से उस कील को नीचे ठोकने के कारण वो ढीली हो जाती हैं और वो निकलकर ज़मीन पर गिर जाती हैं। सुनसान वातावरण होने के कारण कील के नीचे गिरने की आवाज़ टन से सुनाई देती है। वो कील जैसे ही नीचे गिरती है वो भिखारी वहाँ से जाने लगता है और वो जाते जाते वो पत्थर रुद्र के बाड़े में फेंक देता है। वो भिखारी रुद्र की हवेली के पीछे जो जंगल है उसकी तरफ जा रहा था। उसके पैरों की आवाज़ें आ रही थी। वो भिखारी डर डर कर जंगल के तालाब के पास जाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो जंगल के तालाब के पास पहुंच जाता है। तालाब का पानी ठहरा हुआ था और चांद की रोशनी तालाब के पानी पर पड़ रही थी, जिस कारण वो तालाब का पानी चमक रहा था। तालाब के आसपास बहुत शांति थी और वो भिखारी तालाब के पास जाकर बैठ जाता है। वो तालाब का ठंडा पानी दोनों हाथों में लेता है और अपने चेहरे पर डालने लगता है। वो 5 बार तालाब का पानी अपने हाथ में लेता है और मुंह पर मारता है और थोड़ी देर बाद कहता है, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो। वो भिखारी बार बार यही चिल्लाए जा रहा था कि मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे। वो भिखारी अपनी जगह से उठता है और मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे बोलते बोलते तालाब के अंदर जाने लगता है और देखते ही देखते वो तालाब के अंदर डूब जाता है। थोड़ी देर बाद अचानक उस भिखारी की लाश पानी के ऊपर आ जाती है। उस भिखारी के लाश की आंखें बंद थी और थोड़ी देर बाद उस भिखारी की लाश देखते ही देखते हवा में उठने लगती है और वो पानी से 4 फुट ऊपर आकर रुक जाती हैं और उसकी आंखें अपने आप खुल जाती हैं, जैसे कि अचानक उसमें जान आ गई हो। उस भिखारी के लाश के ऊपर सिर्फ एक बनियानी पहनी हुई थी जो कि अपने आप फट जाती है। अचानक एक हाथ उस भिखारी के पेट के ऊपर दिखाई देता है और वो हाथ भिखारी के पेट के ऊपर बार बार घूमने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उस भिखारी के पेट पर हाथ फेर रहा हो। वो भिखारी हवा में ही लेटे लेटे कहता है, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो। जो भिखारी के पेट के ऊपर हाथ था वो और अचानक वो हाथ अपने बीच की उंगली निकालता है और उस भिखारी की नाभि में घुसेड़ देता है। उस भिखारी की नाभि में से खून निकलने लगता है और वो भिखारी जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पर वो रोता नहीं है। वो बार बार कहता है कि मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो। वो भिखारी पागलों की तरह हंसता जा रहा था और बोल रहा था कि मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो। उस भिखारी के खून की बूंदें पानी के अंदर गिरती जा रही थी और उस भिखारी की नाभि उसके शरीर से धीरे धीरे गायब हो रही थी। उस भिखारी के नाभि की नाल उसके शरीर से जैसे ही गायब होती है वो मुक्ति मुक्ति करते हुए मर जाता है। उस भिखारी की लाश अभी भी हवा के ऊपर उठी हुई थी। अचानक झाड़ियाँ हिलने लगती है और उस झाड़ियों में से रुद्र निकल कर आता है। उसका शरीर पूरा पसीने से भीग चुका था और वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। ये सब होते हुए देखकर वो बहुत डर गया था। वो सोचने लगा कि उस भिखारी के अंदर अचानक जान कैसे आ गई और उस भिखारी की नाभि अचानक कैसे गायब हो सकती है। रुद्र, उस झाड़ी के पीछे छुपकर क्या देख रहे हो? जरा मेरे पास आओ ना, उस लाश ने लड़की की आवाज में कहा। रुद्र वो आवाज़ सुनकर डर जाता है और सोचता है कि जब ये मर गया है तो लड़की की आवाज़ में कैसे बोल सकता है। रुद्र झाड़ियों के पीछे से भागता है और भागते भागते जंगल की तरफ जाने लगता है। रुद्र अपना पूरा जोर लगाकर भाग रहा था। उसको पता था कि यदि वो रुक गया तो वो भी मर जाएगा। रुद्र भाग ही रहा था कि तभी उसको लगता है कि किसी ने उसका पीछे से पैर पकड़ लिया हो और वो भागते भागते रुक जाता है। अब तुम्हारी बारी है रुद्र, तुम्हें भी मुक्ति चाहिए ना? रुद्र के पीछे से लड़की की आवाज़ आती है। रुद्र कहता है, नहीं नहीं, मुझे कोई मुक्ति नहीं चाहिए। यह सब बोलते हुए वो अपने सपने से बाहर आ जाता है और बौखलाते हुए उठता है। रुद्र की सांसें फूल जाती है और वो हाँफते हुए कहता है, थैंक गॉड, ये बुरा सपना ही देखा मैंने। अच्छा हुआ कि यह हकीकत नहीं थी, वरना मेरी तो जान ही निकल जाती। रुद्र के पास में अर्जुन सो रहा था। वो अर्जुन को उठाता है। अर्जुन, अर्जुन उठ। रुद्र अपने हाथों से हिलाते हुए अर्जुन से कहता है। थोड़ी देर बाद अर्जुन उठ जाता है। रुद्र का पूरा शरीर पसीने से भिगा हुआ देखकर कहता है, यह तेरा शरीर पसीने से भिगा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना?
रुद्र अपने सपने के बारे में अर्जुन से कुछ नहीं बताता है। वो सोचता है कि अर्जुन बेवजह ही परेशान होगा। रुद्र अपने चेहरे को अपने हाथों से पोंछता है और कहता है, यार इतनी गर्मी है कि मैं तो पूरा पसीने से भीग गया हूँ। डर मत, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तेरे पास सिगरेट है क्या? हाँ है, पर तू कब से सिगरेट पीने लगा? अर्जुन ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए और रुद्र को घूरते हुए कहा, ये सब छोड़, पर पहले मुझे सिगरेट दे दे। यहाँ पर पिएगा क्या? नहीं, पागल हो रहा है क्या? यदि माँ ने देख लिया तो माँ जान ले लेगी। छत पर चल, वहाँ पर कोई नहीं होगा। क्या? अभी रात के 3 बज रहे हैं भाई, तो क्या हुआ? सिगरेट पीने का क्या कोई वक्त होता है? जब याद आए तो पी लो। अच्छा, तो अब रात के 3 बजे किसकी याद आ गई? यार बातें बनाना बंद कर और चुपचाप छत पर चल। ठीक है भाई, चलते हैं। अर्जुन और रुद्र छत पर चले जाते हैं। छत पर बहुत ही अंधेरा था, इसलिए रुद्र और अर्जुन दोनों ही अपनी मोबाइल की टॉर्च ऑन कर लेते हैं। संभल कर आना, वरना सीधे ऊपर पहुंच जाएगा, रुद्र ने छत के ऊपर अंधेरे में चलते हुए कहा। हाँ भाई, तुझे कैसे पता कि मेरी जेब में सिगरेट है? मुझे क्या, पूरे कॉलेज को पता रहता था कि तेरे जेब में सिगरेट रहती है। भूल गया कॉलेज के एग्ज़ाम वाले दिन? अरे भाई, उस दिन को कौन भूल सकता है? उस दिन तो मैंने हिस्ट्री क्रैक की थी, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। उस दिन हमारा एग्ज़ाम था ना, और एग्ज़ाम के दिन लोग चीटिंग करके पकड़े जाते थे और मैं सिगरेट में पकड़ा गया, और उस हादसे के कारण मुझे घर पर पापा की बहुत सारी डांट सुननी पड़ी थी। वो तो अच्छा हुआ कि पापा भी सिगरेट पीते थे, इसलिए उन्होंने इतना ही कहा कि ऐसी भी क्या तलब जो 3 घंटे इंतज़ार नहीं कर सकते। पर मैं उन्हें कैसे बताता कि मैं सिगरेट नहीं पीता, सिगरेट मुझे पीती है। ठीक मंटो साहब की तरह, तू और तेरा मंटो। चल अब सिगरेट दे। अर्जुन अपनी जेब से सिगरेट और लाइटर निकालता है और रुद्र को देने लगता है। वही पुराना वाला लाइटर, अभी तक लाइटर बदला नहीं, रुद्र ने सिगरेट जलाते हुए कहा। कुछ रिश्ते और कुछ दोस्त बिल्कुल नहीं बदलते तेरी तरह। वाह मेरे शेर, क्या शेर मारा है। अर्जुन और रुद्र सिगरेट के लंबे लंबे कस खींचने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी रुद्र को ऐसा लगता है कि वो उसने अपने बाड़े के पास किसी को देखा। रुद्र अचानक बातें करना बंद करके चुपचाप बाड़े की तरफ देखने लगता है। रुद्र को चुपचाप होते देख अर्जुन रुद्र से कहता है, वहाँ बाड़े में क्या देख रहा है? अब आगे की कहानी मिलेगी आपको अगले भाग में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।